अखाड़ा में अब बात पुतिन के परमाणु प्लान बी की। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर जरूर आ रही है। अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही जंग में झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है? इस पर भी बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। क्या पुतिन ने परमाणु हमले पर कोई प्लान बी बना लिया है? घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है। जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।
माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इसी बीच यूक्रेन पर लगातार परमाणु बम गिराने की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। खबरें ये भी आईं कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा ये है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म हो सकती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम ये कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। यही वजह भी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौतों की कई शर्त रख दी हैं। हालांकि ये शर्त क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शर्तों से जुड़ा ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। मॉस्को अब यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जल्द से जल्द पूरा कंट्रोल चाहता है। उनका फोकस खार्किव के नीचे और खेरसान तक दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है। इसलिए रूस की सेना यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में भीषण बमबारी कर रही है। आइए मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वो इलाके हैं जो रूस से काफी सटे हुए हैं। जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन है, रूस से लेकर काला सागर तक, यानी गर्म पानी का सागर जहां पर भी दिखेगा वहां पर रूस का फोकस है। आप देखिए मेरिटोपोल, मारियुपोल, डोनियत्स्क, लुहांस्क, खार्किव, यहां पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। खेरसान पर वो कब्जा कर चुका है, वहां पर हट नहीं रहा। ओडेसा तक जाएगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मारियुपोल पर अब उसने कब्जा कर लिया है। मारियुपोल का ये बंदरगाह सी ऑफ अर्जरोव में है, जो भी खुद एक गर्म पानी का समुंदर है, और वो बंदरगाह
सामरिक तरीके से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यापारिक और सामरिक नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए, क्योंकि रूस का गर्म पानी का कनेक्शन अगर टूट जाता है तो व्यापारिक तौर से उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, सामरिक नीति ये होगी कि नेटो के अगर यहाँ पर पनडुब्बियां और जंगी जहाज यहाँ पहुंच गए तो उनकी वो सीधा रूस तक पहुंच जाएंगे और रूस के पास कोई तरीका नहीं होगा अपना बचाव करने के लिए। इसीलिए वो इस डायरेक्शन में और इस इलाके पर फोकस करेगा, खार्किव से लेकर यहां खेरसान तक। मिकोलाइव में रूसी बमबारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी कर रही हैं। मिकोलाइव भी इसी दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित है। वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती हुई दिख रही है। हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिख रहा है और ये धमाके देर रात किए गए हैं। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। खत्म हुआ ज़ेलेंस्की का इंतजार। अब महायुद्ध में आर या पार। महायुद्ध में अब तक सारे फैसले एक तरफा हो रहे थे। एक तरफा इसलिए क्योंकि जंग में तारीख, जगह और वक्त सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही तय कर रहे थे और ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही थी। लेकिन अब इस महायुद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यूक्रेन पहुंचा बाइडेन का फाइटर बेड़ा। गुप्त रास्ते से पहुंचाए गए फाइटर जेट। जंग में ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी हुआ। पिछले कई हफ्तों से ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से फाइटर विमानों की डिमांड कर रहे थे। हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि बाइडेन उन तक किसी भी तरह से फाइटर विमान पहुंचा दे, ताकि वो पुतिन की सेना को जंग में मजा चखा सके। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड पर फाइटर विमानों का एक बड़ा बेड़ा यूक्रेन पहुंचा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई पार्ट भी दिए गए हैं। उससे उन्हें आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने यूक्रेन को कौन से फाइटर विमान दिए और कितनी संख्या में दिए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी नहीं बताया कि उसने यूक्रेन तक फाइटर विमानों का बेड़ा किस रास्ते से पहुंचाया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फाइटर विमानों का बेड़ा कंसाइनमेंट की तरह यूक्रेन में पहुंचाया गया। मतलब ये कि फाइटर विमानों को डिसेंबल कर, यानी कि अलग अलग करके उसे अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया, जिससे रूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये है कि यूक्रेन तक फाइटर विमानों को पहुंचाने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई। इसका जवाब है 2 दिन पहले यूक्रेन के ओदेसा से आई ये तस्वीरें। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब ओदेसा के पास रूस ने उस विमान को नेस्तनाबूद कर दिया जिस विमान से यूक्रेन को हथियार भेजे गए थे। इसी घटना से सबक लेते हुए अमेरिका ने इस बार पूरी गोपनीयता बरती। यहाँ तक कि उसने ये तक खुलासा नहीं किया कि उसने अपने कौन से फाइटर विमान यूक्रेन को भेजे हैं, ताकि उन फाइटर विमानों के इस्तेमाल से पहले ही रूस उनकी काट ना निकाल सके।
करीब 2 महीने से जारी महाजंग में रूस के हवाई हमले सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने फाइटर विमानों का पूरा बेड़ा यूक्रेन के आसमान में उतार दिया और देखते ही देखते यूक्रेन के शहर एक एक कर धुआं हो गए। अब बारी यूक्रेन की है, क्योंकि यूक्रेन जिन फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहा था, अमेरिका ने वो यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। जाहिर है अब जैसे ही यूक्रेनी एयरफोर्स इन फाइटर विमानों को लेकर आसमान में उड़ेगी, युद्ध का पूरा सीन बदल जाएगा और यही अमेरिका भी चाहता है। पुतिन के खूंखार की नई साजिश। बर्बरता छिपाने का नया प्लान। यूक्रेन की काल का मीडिया प्रोपेगेंडा। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने यूक्रेन में तबाही की पटकथा लिखी। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने पुतिन की शह पर यूक्रेन में बर्बरता की हदें पार की। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसके एक एक मोहरे ने हैवानियत की हदों को पार किया। अब इसी रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ एक नई साजिश को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया है। इसके लिए कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉनबास के एक इलाके का दौरा करता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारों का यह प्रतिनिधिमंडल चेचन लड़ाकों की तरफ से पहुंचा था। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर कादिरोव की इस वीडियो प्रोपेगेंडा का मकसद क्या है। असल में रमजान कादिरोव पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन में हुई तबाही दिखाने लाया था। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया क्योंकि चेचन लड़ाकों ने पत्रकारों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि यूक्रेन के सैनिकों ने खुद ही अपने शहर को तबाह किया है। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि यूक्रेन ने ये सब इसलिए किया ताकि रूस पर बर्बरता के आरोप लगाए जा सके। इस दावे को पुख्ता करने के लिए वहां की कई इमारतों को दिखाया गया जो बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई थी। यही नहीं, उन पत्रकारों के जरिए चेचन लड़ाकों ने यह भी जताने की कोशिश की कि डॉनबास, डोनेस्क और लुहांस्क इलाके के लोग ज़ेलेंस्की की सरकार से नाराज थे और यही इन इलाकों में तबाही की वजह बना। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि भी पेश करने की कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए।
कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां रिपोर्टिंग की। एक तरफ कादिरोव यूक्रेन के खिलाफ वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर लगातार हमलावर है। इस बार यूक्रेन ने रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रमजान कादिरोव और उनके लड़ाके खाली हो चुके गांवों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव के लड़ाकों ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीज बोने वाली मशीनों पर भी हाथ साफ कर दिया है। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं और अब या तो वो लूटपाट पर उतर आए हैं या फिर वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नया प्लान तैयार कर रहे हैं। रूस के सैन्य ठिकानों का पता मिल गया। गूगल मैप पर दिखे रूस के फौजी ठिकाने। फर्जी टैंक और जेट से चकमा देने की साजिश। पश्चिमी देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। यूक्रेन ने गूगल मैप्स पर बने रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की है। ऐसा करके ज़ेलेंस्की सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि उनकी नजर पुतिन की सेना की हर हरकत पर है। इस तस्वीर में नेनॉक्स परीक्षण स्थल दिख रहा है, जहां गुप्त ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में समंदर किनारे रूसी जंगी जहाज खड़े दिख रहे हैं, जिसमें परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। गूगल मैप ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोगो सोयूजा की तस्वीर भी जारी की है। गूगल मैप की इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में रूस के मरमंस्क, कामचटका और कुर्स्क की सैन्य कमांड पोस्ट दिख रही है, जहां फाइटर जेट दिख रहे हैं। यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें रूस के इस्कंदर बेस की मिसाइल साइलो की तस्वीरें भी शामिल हैं, जबकि इस तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां नजर आई। इनके ठीक बगल में छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिख रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के अलग अलग सैन्य कमांड पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच आई रूसी सेना के ठिकानों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच गूगल ने अपने बयान में कहा है, रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को दिखाने के लिए हमने अपने गूगल मैप नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों के लिए रूसी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि पुतिन की सेना
डोनबास पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस फर्जी टैंकों और फर्जी लड़ाकू विमानों के जरिए पश्चिमी देशों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगे कि रूस की सेना और उसके हथियार अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रूसी सेना अपने वायुसेना के वास्तविक आकार को बढ़ा रही है। लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। सैन्य कमांड बेस पर रूसी सेना की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और हथियारों की सैटेलाइट तस्वीरें तब सामने आई हैं जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बीच यूक्रेन की नेवी के कमांडर ने भी दुनिया से अपील की है कि हमारे पास रूसी सेना से लड़ने के लिए बस आखिरी वक्त बचा है। Наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі. क्योंकि काला सागर में रूसी युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की रणनीति तैयार की है। रूसी सेना को नो मर्सी के आदेश मिल चुके हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। यानी रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अब जंग में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नजर नहीं आया, लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट हो चुकी है। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे की मदद की। 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद की। वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7,500 करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से दी गई। वहीं 14 अप्रैल को फिर ज़ेलेंस्की की अपील पर 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता पहुंचाई गई। इसके साथ ही रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए। आज यहाँ पे हजारों किसान आने वाले हैं। आज यहाँ पे किसानों के नेता चंद्रशेखर जी आने वाले हैं। तो चाहे मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़े, मैं आऊंगा जरूर यहाँ पे। तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूँ। मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं। हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आज यहाँ पे हजारों किसान पूरे कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं। आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। किस चीज की बधाई, 2 मिनट में बताता हूं। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया। उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया,
कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था। उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है, वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था, उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए, उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो, किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़े। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। आपने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उनके